तभी एक नौकरानी आई तो मयंक ने उससे पूछा क्या हुआ था इसे, और डॉक्टर ने क्या कहा। सर, वो मैम को ठंड लगने की वजह से बुखार हो गया था। डॉक्टर ने दवा दी है पर मैम ले नहीं रही है। मयंक ने नैना के सिर पर अपना हाथ रखा और तापमान चेक करने लगा। तभी नैना थोड़ा सा कसमसाई और बोली, मारिया आंटी, कहा ना हमें भूख नहीं है। अब मेरे खाना ना खाने से आपके बॉस का कुछ भी नहीं जाएगा। मर्थक ने उस नौकरानी से कहा, जाओ और एक गिलास दूध और इसकी दवा ले आओ। मारिया वहां से चली गई और अपने साथ लाए हुए दूध और दवा को वहीं रख दिया और वहीं से चली गई। मयंक ने 2-3 बार नैना को आवाज दी पर वह नहीं उठी तो उसने गुस्से में पानी का ग्लास उठाया और उसके मुंह पर फेंक दिया, जिससे नैना बिल्कुल हड़बड़ाहट में उठी। मयंक ने फिर से तीखे शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा, ओ तो तुम जिंदा हो, मुझे लगा कि तुम मर गई। काश तुम इस बारिश में मर गई होती तो तुम जैसी मुसीबत से छुटकारा मिलता है। खैर, मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ। नैना शांति थी क्योंकि उसने इन सबको अपनी किस्मत मान लिया था। मयंक ने दूध और दवा उसे देते हुए कहा, लो दवा खाकर दूध पी लो। नैना ने बच्चों की तरह मचलते हुए कहा, मुझे नहीं खाना, आपने हमेशा मेरे छोटे बड़े फैसले लिए हैं, कम से कम आज तो मेरी बात मान ले। मयंक, चुपचाप दूध पियो। नैना चुपचाप दूसरी तरफ देख रही थी तो मयंक ने उसे अपनी बाहें में उठा लिया और रूम में ले जाकर बेड पर पटक दिया और दूध का गिलास और दवा भी अंदर ले आया। उसने अपनी उंगलियों से नैना के गालों को दबा दिया, जिससे उसका मुंह खुल गया। उसने एक हाथों से नैना के दोनों हाथों को पकड़ रखा था। फिर उसके हाथों में दर्द देखकर उसने उसके हाथ छोड़ दिया, लेकिन जबरदस्ती उसके मुंह में दावा डाली और दूध को भी जबरदस्ती पिला दिया। मयंक, मैं जो चाहता हूँ वह करने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, खुद ऊपर वाला भी नहीं। फिर तो तुम कोशिश भी छोड़ दो मेरे सामने अपनी चलाने की, क्योंकि मैं कॉम्प्लिकेटेड हूँ, मुझे समझना इतना भी आसान नहीं है। ये बोल वह बालकनी में चला गया। नैना के हाथों पर मयंक के मजबूत पकड़ के निशान बन गए थे। मयंक ने बालकनी में महसूस किया कि कल पूरी रात नैना बारिश में भीगी थी। मुझे इतना रूड नहीं होना चाहिए था। बालकनी में उसे ठंड लग रही थी तो वह अंदर आया और दरवाजे को लॉक कर दिया। नैना ने जब देखा तो उसने कहा, मैं अभी यहीं हूँ, बाहर बालकनी में नहीं गई। मयंक, और जाओगी भी नहीं तुम बालकनी में? नैना, मतलब मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? मयंक, तुम इस रूम में होगी, वैसे मैं इतनी इज्जत नहीं देता हूँ कि तुम मेरे रूम में सो जाओ, लेकिन आज रात में इसी रूम में बितानी होगी। नैना, नहीं, मुझे बालकनी में जाना है, कृपया करके हमें जाने दे। मयंक ने कहा, ओके। नैना हैरान होने के साथ खुशी थी कि उन्होंने तुरंत ही उसकी बात कैसे मान ली। मयंक, मैंने 2 तरह के लॉक लगाए हैं। पहला पासवर्ड लॉक जो कि मेरे फोन में, उसे खोलने के लिए तुम्हें मेरे फोन की जरूरत होगी, और दूसरा यह चाबी जो कि मैं अपने तकिए के नीचे रख रहा हूँ, निकाल सकते तो निकाल लो। ऐसा बोल उसने अपने कोट को साइड में रख दिया और शर्ट के बटन खोलने लगा तो नैना ने आंखों को बंद करते हुए कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज जाने दे हमें। और दूसरी तरफ मुंह करके घूम गई। मयंक ने शर्ट को साइड में रखा और नैना की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। नैना ने जैसे ही कदमों की आहट अपने तरफ महसूस की तो वह जल्दी से आगे की तरफ भागी। तो मयंक ने उसके दुपट्टे को पकड़ लिया। नैना का गला थोड़ा सा कस गया, उसके दिल की धड़कन बहुत तेज थी। मयंक ने पीछे से उसके बिल्कुल करीब आते हैं कहा, डर अब पत चलेगा तो मैं कि मयंक, राज सिंघानिया का खौफ क्या होता है, संभल कर रहना वरना नजर पड़ी दुर्घटना हटी, गुड नाइट स्वीट हार्ट। यह बोलकर वह सोने चला गया और नैना तुरंत सोफे की तरफ बढ़ गई, पर उसे मयंक के वहां होने से अजीब सी बेचैनी और डर महसूस हो रहा था।
आंखों से नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी। उसने थोड़ी देर वेट किया। जब उसे लगा कि मयंक सो गया है तो वह धीरे से उसके पास गई और उसका फोन ढूंढने लगी। उसने जैसे ही फोन को लिया तो उसका मन किया कि वह नाचने लगे, लेकिन फोन में पासवर्ड लगा हुआ देख उसका मन किया कि वह रोने लगे। तभी पीछे से एक आवाज आई, ए नए INAMYLIFE। नैना ने भी बिना सोचे समझे टाइप कर दिया और लॉक खुल गया। वह खुशी से उछलने वाली थी, लेकिन उसका मुंह थोड़ी देर में रोने जैसा हो गया। क्योंकि जब उसका ध्यान दिया कि पीछे से आवाज आई किसकी थी, वह धीरे से पीछे की तरफ मुड़ी तो देखा कि मयंक एक शातिर से मुस्कान लिए उसे ही देख रहा था। नैना के हाथ कांपने लगे और माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई। मयंक, तुम यहाँ क्या? मेरे बिना रहा नहीं जा रहा था तुमसे। नैना, नहीं वो तो मैं बस यूं ही। मयंक, मेरे फोन के साथ क्या कर रही हो? कहीं तुम्हें ऐसे मुझ पर शक तो नहीं हो रहा कि मैं तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ रह रहा हूं, इसलिए मेरा फोन चेक कर रही हो? यह बोलते हुए वह बिल्कुल उसके करीब आ गया और नैना के हाथ से फोन ले लिया। नैना, ये क्या क्या कर रहे हैं आप? मयंक, कुछ भी तो नहीं, बस यूं ही। नैना उठकर जल्दी से सोफे की तरफ भागी और मयंक दोबारा गाते हुए सो गया। तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। कुछ देर बाद नैना को अभी भी नींद नहीं आ रही थी तो वह दोबारा उठी तो देखा कि रात के करीब 1 बज रहे थे। नैना को लगा शायद अब मयंक पूरी तरह से सो गया है। नैना ने मयंक के पिलो के नीचे चाबी निकालने के लिए हाथ डाला तो मयंक ने उसका हाथ दोबारा पकड़ लिया। मयंक, तुम मेरे बिना अगर नहीं रह पा रही हो तो आओ बिस्तर पर सो जाओ, 2 लोग आराम से सो सकते हैं यहाँ पर। यह सब बोलकर उसने नैना को अपने ऊपर खींच लिया, जिससे नैना ने उसके सीने पर लुढ़क गई। नैना, देखे हमें चाबी दे दे वरना ना तो आप सो पाएंगे और ना ही मैं। मयंक, क्यों? ऐसा भी क्या करने वाली हो तुम, बताओ मुझे भी। नैना ने जोर से मयंक के हाथों में काटकर बाथरूम में भाग गई और दरवाजे को बंद कर दिया। मयंक उसके इस बचाने को देख मुस्कुरा रहा था, फिर अचानक सन उसका टोन बदल गया। नहीं, वह मुझे नहीं बदल सकती कभी न। सुबह का वक्त नैना मारिया आंटी के साथ किचन में काम कर रही थी, तभी मारिया आंटी का फोन बजा। मारिया, मैम मेरे हाथों में आटा लगा है, आप प्लीज फोन रिसीव कर लेगी? नैना, हाँ क्यों नहीं। नैना ने फोन रिसीव किया और बोली, हेलो। उधर से भी बार बार किसी के हेलो बोलने की आवाज आ रही था। तब तक मारिया भी हाथ साफ करके आ चुकी थी तो नैना ने उसे फोन पकड़ा दिया। मयंक ने फोन से नैना को बात करते हुए देख लिया था। कुणाल, सर मैम किससे बात कर रही थी? उनके फोन में तो जैमर क्लियरिंग भी नहीं है। दोनों बात करते हुए बाहर आ गए थे। मयंक, पता करो वह किससे बात कर रही थी। यह सब बोलकर मयंक मुस्कुराते हुए बाहर चला गया। कुणाल, बॉस मुस्कुरा रहे हैं, यानी ओ माय गॉड, आज तो वह शक क्या जिससे भाभी बात कर रही थी। सॉल्यूशन, मारिया, रॉन्ग नंबर था। नैना, ओके। नैना का कॉलेज नैना ने देखा कि आज अमन उसे परेशान करने नहीं आया तो वह खुद ही उसे ढूंढने लगी। नैना ने देखा कि अमन उसकी नोटबुक में कुछ लिख रहा है तो नैना ने अमन से तुरंत नोटबुक छीन ली। नैना, तुम मेरे नोटबुक को लेकर क्या कर रहे हो? अरे सरप्राइज था तुम्हारे लिए कुछ, अमन ने कहा। नैना, कैसा सरप्राइज? अमन, अरे देखिए तो सही, तारीफ करिए तो सही। नैना ने देखा कि अमन ने उसकी नोटबुक के एक पेज पर एएन लिखा था। उसने डिजाइन भी बनाया था जो कि नैना को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। नैना,
क्या है यह सब? क्या लिखा है तुमने? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अमन, क्यों पसंद नहीं आया क्या तुम्हें? और तुम्हें समझ क्यों नहीं आया? ऐसे अमन और एन से नैना बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर। आया, इतना तो सिंपल है, तुम्हें समझ क्यों नहीं? नैना, इतना अच्छा है कि मन कर रहा है अभी फाड़ कर फेंक दूं। अमन ने भी हंसते हुए कहा, दिल कर रहा है तो फाड़ दो, पर मैं भी बहुत स्मार्ट हूँ। इसके दूसरे पेज पर तुम्हारे कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स लिखे हुए हैं। नैना गुस्से में अमन के नोटबुक को उठाया और बेंच पर पटक दिया। नैना ने जैसे ही नोटबुक को पटका तो उसमें से एक का कागज बाहर थोड़ा सा निकल गया। नैना ने उस कागज को उठाकर देखा तो वह अमन का आईडी कार्ड था, जिसमें अमन श्रीवास्तव की जगह अमन मल्होत्रा लिखा हुआ था। नैना को एक पल के लिए कुछ समझ ही नहीं आया। नैना, अब यह सब क्या है? अमन जो कि पास बैठे स्टूडेंट्स को नैना के नोटबुक में बनाए कलाकारी दिखाने गया था और उस बेवकूफ़ी भरी आर्ट को दिखाकर जबरदस्ती तारीफ लूटने में बिजी था। नैना ने जब यह देखा कि अमन ने सुना नहीं किसने क्या कहा तो उसने फिर से थोड़े गुस्से में और थोड़ी तेज आवाज में पूछा, अमन, मैंने पूछा है क्या है यह सब, जवाब दोगे? अमन ने जब नैना की तरफ देखा तो नैना के हाथ से आईडी कार्ड लेते हुए कहा, कुछ भी तो नहीं है। नैना अमन का हाथ पकड़कर उसे क्लास से बाहर कैंपस में ले गई, जहां आसपास कोई भी नहीं था। नैना, तुमने अपना नाम मुझे अमन श्रीवास्तव बताया था ना, लेकिन इस आईडी कार्ड पर अमन मल्होत्रा लिखा हुआ है। अमन ने बहुत कोशिश की वह नैना को कुछ ना बताएं, लेकिन नैना भी हार मानने वालों में से नहीं थी। नैना ने कहा, अब चुपचाप बताओगे मल्होत्रा सर से तुम क्यों छिपते हो? क्यों हमेशा सबके सामने मास्क लगाकर घूमते हो? क्यों नहीं बता देते उन्हें कि तुम उनके बेटे हो? क्यों तुम्हारी लाइफ इतनी सीक्रेट है? बोलो अमन, जवाब चाहिए हमें। अमन, तुम्हें हमारी कसम, आज तुम्हें सच बताना ही पड़ेगा। अब अमन के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि नैना ने अपनी कसम दी थी। अमन, तुम्हें कैसे पता है यह सब? नैना, अमन, ना तो मैंने तुम्हें अपना दोस्त कहा है और ना ही अपना दोस्त माना, ऐसा तुम्हें लगता है ना। और तुम्हारे सवाल का जवाब मैंने देखा है तुम्हें क्षेत्रकर मल्होत्रा सर की केयर करते हुए। देखा है तुम्हें छिपकर उनकी तस्वीर को लेकर रोते हुए। देखा है मैंने तुम्हारा उस हंसते हुए चेहरे के पीछे के दर्द को, और सबसे बड़ी बात, अगर वह तुम्हारे पापा ना होते तो तुम दोनों के चेहरे इतने ज्यादा क्यों मिलते हैं एक दूसरे से? अमन, तुम क्या लोगों को इतने गौर से देखती हो? नैना, हाँ मैं ऐसे ही हूँ। अमन, समाज का नाम सुना है तुमने? नैना कैसे समाज को ना जानती, आखिरकार उसने उसे समाज के तानों से बचने के लिए उस हैवान से शादी की थी। यह सब सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर अगले ही पर उसने उन आंखों में ही आंसू को छुपा लिया। फिर अमन की तरफ मुंह करके हाँ में सिर हिला दिया। अमन, तुम्हें पता है मैं बहुत बड़े वाला फेलियर्स था 12वीं में, मैं एक बार फेल हो चुका था। पापा ठहरे प्रोफेसर, अब उनका बेटा फेल हो जाए तो कम बेइज्जती थोड़ी होती है। मैं हर बार सोचता था कि अब से मेहनत करूंगा, पर सोच तो सोचते ही परीक्षा आ जाती थी। आखिरकार फिर से वही हुआ जिसका हमें डर था, मैं एक बार दोबारा फेल हो चुका था। उस दिन तो मेरी बहुत अच्छे से कुटाई हुई। पापा ने घर से निकाल दिया। माँ रोकना चाहती थी पर कुछ कर नहीं पाई। अगले दिन में सीधा कॉलेज के स्टाफ रूम में गया, जहाँ सारे प्रोफेसर आपस में बात कर रहे थे। मैं बाहर खड़ा होकर अंदर की बातें सुनने लगा। एक प्रोफेसर, तुम सबको पता है क्या यह बात, मल्होत्रा सर का लड़का इस बार भी फेल हो गया है। मैं तो कहता हूँ उन्हें चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। दूसरा प्रोफेसर, उन्होंने खुद ही अपने लाडले को सिर पर चढ़ा कर रखा है, उसके बिगड़ने की वजह खुद ही मल्होत्रा है। तीसरा प्रोफेसर, कहते हैं कि उनके पढ़ाए हुए बच्चे बहुत बड़े अफसर बन गए हैं। मैं तो कहता हूँ
कि पहले अपने बेटे को 12वीं पास कराकर स्कूल से निकालकर इस कॉलेज में पटको, फिर बनाना बड़ा अफसर। मैंने न जब उन सब की बातें सुनी तो तब मुझे पता चला कि मेरी वजह से मेरे पापा को कितनी खरी खोटी सुननी पड़ती है। उस दिन मैंने सोच लिया कि मुझे घर छोड़कर कुछ बनकर आना है। मैं उस दिन के बाद कभी भी घर नहीं लौटा। पापा को लगा था कि मैं हर बार की तरह किसी दोस्त के घर पर रात भर रुकूंगा और सुबह घर लौट आऊंगा, पर मैं नहीं आया। मुझे पता है उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा ढूंढा होगा, और तुम्हें पता है पापा मेरे अकाउंट में पैसे हर महीने भेजते रहे। मैंने अपने जुनून से 12वीं पास ही नहीं बल्कि टॉप भी की थी। इस कॉलेज में या तो अमीरों का एडमिशन होता है या फिर उनका जिनकी कोई एक स्पेशल क्वालिटी होती है, और मेरी क्वालिटी भी मेरी पढ़ाई। इस कॉलेज में आया तो पता चला कि पापा अब यहाँ पर पढ़ाते हैं। सबसे बड़ी बात, मैं एक रेडियो जॉकी यानी आरजे भी हूँ। नैना, पता है मुझे सब कुछ, पर मुझे लगा था कि तुम्हारी लाइफ स्टोरी बड़ी सैड होगी, पर यह तो बहुत ज्यादा फनी है। एनीवेज जल्दी से जाओ और यह मास्क उतार कर अपनी शक्ल दिखाओ। एक मल्होत्रा सर को अपने बेटे की जरूरत है तो फिर जाओ। अमन, क्या यार, मैं अभी उनको अभी फेस नहीं कर सकता। अभी तक मैंने किया ही क्या है अपनी लाइफ में। नैना, क्या नहीं किया है। अपने घर से दूर रहने की तकलीफ मैं समझती हूँ, और तुम तो अब इस कॉलेज के टॉपर हो, इतने बड़े आरजे हो, अपनी बकबक उन्हें सुनाते हो। कितने ज्यादा फैंस है तुम्हारे, चल इतना नहीं सोचते। अमन, नहीं, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं हो पाएगा यह सब। नैना, तुम्हें मेरी कसम, अगर तुम मुझे मरता हुआ। नैना ने इतना ही कहा था कि अमन ने उसके होठों पर नोटबुक रख दी। अमन, मेरे पास आने वाली मुसीबतों को भी अगर मैं अपने सिर पर ले लेना चाहता हूँ, पर तुम्हें कभी तकलीफ में नहीं देखना चाहता हूँ। नैना। अमन गया था मल्होत्रा सर को सब कुछ सच बताने, और नैना ऐसे ही बस कॉलेज में चली जा रही थी कि तभी एक लड़की आई और उसके गले लग गई। उस लड़की ने पूछा, नैना तुम यहाँ पर कैसे? नैना, मुस्कान तुम? मुस्कान, हाँ, मैं तुझे इतने दिन बाद देखकर बड़ी खुशी हुई। और वो तीनों कहाँ पर है? नैना, वो यहाँ पर नहीं पढ़ती है। मुस्कान, मैं मान ही नहीं सकती हूँ, तो उन तीनों से अलग हो जाए ये हो ही नहीं सकता। नैना ने बात बदलते हुए कहा, और बता तू यहाँ पर कैसे? मुस्कान, मैं यही पढ़ती हूँ, हाँ बस थोड़ा ब्रेक ले लिया था। नैना, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? मुस्कान, मेरी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, चाहती हूँ कि इस बारे में किसी से बात करूं, पर कोई नहीं है जो मेरी बात समझे। नैना, क्या हुआ, जस्ट टेल मी। मुस्कान, मेरी एक लड़के ने जान बचाई थी, वरना उस कार एक्सीडेंट में तो मर ही गई होती। कुछ दिन बाद पता चला कि वह इसी कॉलेज में पढ़ता है, तो हमारी दोस्ती हो गई। क्या था, दिन बीत गए और उसमें एक दिन मुझे प्रपोज कर दिया। मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने उसे एक थप्पड़ मार दिया और फूल मसल कर चली गई। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि मैंने गलत किया उस लड़के के साथ। उसने मुझे बस अपनी फीलिंग ही तो बताई थी, मैं उसे मना करके भी तो जा सकती थी आराम से। मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। नैना, अच्छा एक बात बता, प्रपोज करते वक्त क्या कहा था उसने? मुस्कान, उसने मुझे प्रपोज करते वक्त कहा था, विल यू मैरी मी? नैना, तुमने मना क्यों किया, कोई तो वजह होगी ना? मुस्कान, आई डोंट नो, मैंने ऐसा क्यों किया, मतलब मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तो फिर मैं शादी जैसे अहम फैसले को कैसे ले सकती हूँ? नैना, देख मेरी बात को गौर से सुन, जब तू पता करेगी तब ना तुझे पता चलेगा। और दूसरी बात, उसने तुझसे तेरी मर्जी पूछी है। देख मुस्कान, मैं तुझे एक सलाह दूंगी, इस दुनिया में मर्जी पूछने वाले कम है, मर्जी चलाने वाले ज्यादा है। तूने उसे थप्पड़ मार दिया, पर उसने क्या तुझसे कोई बदला लिया? मुस्कान,
हाँ, वह मुझसे बात नहीं करता है, शायद गुस्सा है। नैना, संभल जा वरना तू उसे खो देगी। बहुत कम लोग ही केयरिंग और प्यार करने वाले लाइफ पार्टनर मिलते हैं, वरना अब तो सब बस हक जताना चाहते हैं। अगर तुझे मिला है तो तू कदर करना। मेरी बातों पर गौर जाकर जरूर करना। ये सब बोलकर नैना वहां से चली गई। कुछ देर बाद नैना ने देखा कि एक लड़की किसी लड़के को प्रपोज कर रही थी। वह उन दोनों के थोड़ा और करीब गई तो शौक थी। वह लड़की मुस्कान थी और लड़का अमन। अमन ने एक बार नैना के चेहरे को देखा तो नैना ने कहा, एक्सेप्ट करो। अमन ने भी उसकी बात मान ली और आस-पास के स्टूडेंट ताली बजाने लगे। वहां से सब चले गए, बस वही तीनों बचे थे। अमन, तुम्हें कैसे सब कुछ पता था? नैना, बहुत दिन लगे थे तुम्हारे बारे में पता करने में, खैर अब सब कुछ ठीक है। अमन, नैना तुम बहुत अच्छी हो, जो भी तुम्हें पाएगा वह इस दुनिया का सबसे लकी इंसान होगा। अमन ने नैना के सामने घुटनों के बल बैठते हुए कहा और फिर अचानक से रोने लगा। नैना अमन को ऐसा करते देख शौक थी। वह भी अपने घुटने के बल बैठकर अमन के चेहरे को अपने हाथों में भर लिया। नैना, हे अमन, रोते नहीं है और जाओ पहले अपनी माँ से मिलो। अमन, इसी बात पर एक कविता याद आ गई। अमन ने अपना फोन निकाला तो नैना और मुस्कान ने समझा कि शायद कविता फोन में लिखी होगी। मुस्कान, यह कविता कौन है? अमन, हेलो कविता, कैसी हो, हाल चाल ठीक है ना? अमन, नैना मैं चलता हूँ, वरना यह बिल्ली मुझे मेरी माँ तक पहुँचने से पहले ही पंजा मार देगी। मुस्कान, मैं बिल्ली, रुको अभी बताती हूँ। ये बोल उसने अमन को मारने के लिए थोड़ा लिया और अमन भागने लगा। नैना दोनों को मुस्कुराते हुए देख रही थी। नैना, सही कहा, मेरे पास हर प्रॉब्लम का सलूशन है सिवाय अपने मयंक का घर। नैना किचन में थी तभी एक नीकर आया और बोला, मैम सर ने आपको स्टोर रूम में बुलाया है। स्टोर रूम का नाम सुनते ही नैना को अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी। नैना खुद को शांत कर रही थी। नैना, क्यों बुलाया होगा उन्होंने हमें? इस बार तो हमने कुछ भी नहीं कहा उन्हें, तो फिर कैसा गुस्सा? पर उन्हें गुस्सा होने के लिए कोई वजह की जरूरत नहीं होती है। स्टोर रूम। नैना ने देखा कि स्टोर रूम में धुआं था। उसने पास आकर देखा तो कुछ तस्वीरें आग में जल रही थी। यह सारी तस्वीरें आरव ने नैना को शादी में गिफ्ट की थी, जिसमें उनकी बहुत सी खूबसूरत यादें थी। नैना बिना अपने हाथों की परवाह किए इन तस्वीरों पर हाथ मारकर आग को बुझाना चाहती थी, लेकिन तभी मयंक ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर उस आग से दूर ले जाते हुए कहा, अभी तो सिर्फ तस्वीर जलाई है, जल्दी ही उसकी लाश भी जलाऊंगा। ये सब बोल वो उसे दूसरी तरफ ले गया, जहां एक आदमी से बुरी तरह से पीटकर एक कुर्सी से बांध दिया गया था। मयंक, इसके पास फोन किया था ना? कौन है यह? क्या यह तेरा नया आशिक है? नैना, मैं नहीं जानती इसे, कौन है यह? मयंक, तो बात इससे क्यों कर रही थी? यह सब बोल उसमें एक बड़ी सी छुरी को घुमाते हुए उस आदमी के गाल पर वार कर दिया, जिससे उसके गाल से खून आने लगा। एक नैना, स्टॉप इट, यह क्या कर रहे हैं आप? सच जानना है ना आपको? मैं बताती हूँ कि क्या है सच। फोन आया था, मेरी बात भी हुई थी, पर मैंने केवल इसलिए फोन उठाया था क्योंकि मारिया आंटी काम कर रही थी और यह नंबर गलत है। मयंक ने उस आदमी से पूछा, जानते हो क्या इसे? आदमी, नो सर, मैं इन्हें नहीं जानता हूँ। इन्हें प्लीज जाने दीजिए, मुझे छोड़ दे, मुझे मेरे बीवी बच्चे हैं, उनका क्या होगा? मयंक ने कुणाल की तरफ इशारा किया तो कुणाल उसे लेकर चला गया। नैना, आप केवल शक के आधार पर किसी के साथ ऐसा सलूक कैसे कर सकते हैं? कोई इतना ज्यादा पत्थर दिल कैसे हो सकता? मयंक, एक और सरप्राइज है तुम्हारे लिए, जल्दी ही मिल जाएगा। रात का वक्त
नैना गार्डन में बैठी थी। उसके आंखों के सामने जो कुछ भी हुआ उसे वह भुला नहीं पा रही थी। तभी उसे एक पियानो की धुन सुनाई दी। वह गार्डन में से उठी और उस ओर जाने लगी जहां से आवाज आ रही थी। नैना उस मकान के अंदर गई तो उसने देखा कि वह पियानो मयंक बजा रहा था और मयंक की आंखों में से आंसू बह रहे थे। नैना को लगा शायद मयंक ने उसे देख लिया है। वो धीरे से नीचे आई और गार्डन में आते ही तेजी से रूम में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। उसकी सांसें बहुत तेज थी। तभी एकदम से रूम की लाइट ऑन हो गई तो उसने देखा कि मयंक हाथ में शराब का गिलास लिए बैठा था। नैना, आप यहाँ पर, आप तो वहाँ। मयंक, मैं कब कहाँ आ जाऊं, किसी को कुछ भी पता नहीं चलता, क्यों गई थी वहां तुम? मयंक के आंखों में गुस्से से खून उतर आया था, जो नैना को डराने के लिए काफी था। नैना, वो मैंने आवाज सुनी तो। मयंक, आवाज सुनी तो जासूसी करने आ गई। जाओ वो शराब की बोतल ले आओ। नैना, मैं शराब नहीं छूती हूँ। मयंक, पीने नहीं लाने को बोल रहा हूँ। मयंक शराब के नशे में था, इसलिए उसे डर लग रहा था। उसने वहां से खिसक जाने में ही अपनी भलाई समझी और जाने लगी। नैना जैसे ही जाने को हुई तो मयंक ने अपने ग्लास में बचे एक घूंट को पिया और नैना को अपने करीब खींचकर उसके होठों पर अपने होठों को रख दिया। नैना ने जैसे ही उससे अलग होने के लिए अपने हाथों से धकेलना चाहा तो मयंक ने उसकी कमर को कस के पकड़ उस पर मजबूती बढ़ा दी और अपने मजबूत पंजों से उसके गर्दन को पकड़ लिया। एक लंबे किस के बाद मयंक ने उसे छोड़ दिया और कहा, जिस शराब की बोतल को तुम छूना नहीं चाहती थी वो शराब अब तुम्हारे होठों पर है। मयंक ने अपनी जेब से गन निकलते हुए कहा, चाहो तो तुम्हें इसी वक्त तुम्हें खत्म कर सकता हूँ। नैना, तो मार दे, हमें भी नहीं जीनी ऐसी जिंदगी, हम हाथ जोड़कर कहते हैं प्लीज ना मार दे हमें। अगला दिन नैना बालकनी में सोई हुई थी कि अचानक से उसे एक कीड़े ने, मयंक, नो, मौत तो तुम्हारे लिए एक तोहफा होगी, एक अनमोल तोहफा जो मैं तुम्हें देना नहीं चाहता, उसकी गर्दन पर काट लिया। नैना अचानक से उठी तो देखा गले पर निशान बन गया था। नैना कॉलेज गई तो फिर रोज की तरह अमन फिर से उसे परेशान करने आया तो नैना वहां से चली गई। रात का वक्त नैना किचन से सारा काम निपटा कर अपने दुपट्टे से अपना हाथ पूंछते हुए अंदर आए तो उसके कंधे के एक तरफ दुपट्टा था और दूसरी तरफ के दुपट्टे से अपना हाथ साफ कर रही थी जिससे उसका निशान साफ दिख रहा था। मयंक, मेरी चीज कोई और छुए, यह मुझसे बर्दाश्त नहीं। नैना, मैंने आपकी कोई भी चीज नहीं हुई है। वो ये सब बोल ही रही थी कि मयंक ने कहा, यह निशान कैसा है? नैना, वह कीड़े ने काट लिया था। मयंक, कौन से कीड़े ने? मुझे तो यह कुछ और ही लग रहा है। लेट मी चेक, यह सब बोल उसने नैना के गले को किस करते हुए काट लिया जिससे नैना की एक हल्की सी चीख निकल गई। नैना के गर्दन पर एक छोटा सा निशान बन गया था। मयंक ने उस निशान को देखते हुए कहा, यह निशान तो एक दूसरे से बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहे हैं, यानी कि सच में तुम्हें किसी कीड़े ने काटा है। ये सब बोलकर मयंक मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। दिन बीत रहे थे। नैना, आज आप सब इतने ज्यादा खुश क्यों हैं? मारिया, मैम, सर के किसी क्लोज पर्सन की आज बरसी है, आज के दिन सर डेकोरेशन करते हैं और तो और हम सबको अगर कोई भी दिक्कत हो तो वह यूं ही सॉल्व कर देते हैं। नैना, ऐसा भी क्या किया है उन्होंने? मारिया, मैम, मेरी बेटी की शादी होने वाली है और आज मैंने सर से बात की तो उन्होंने सारी तैयारियां खुद की तरफ से करने के लिए कहा है। नैना, वैसे वो आप सब पर इतना चिल्लाते हैं तो आप लोग जॉब छोड़ क्यों नहीं देते हैं? दूसरी नौकरानी, मैम, जिस दिन सर हमें डांटते हैं
वह तो हमारा लकी है होता है, वह हमें बाद में सॉरी भी बोलते हैं और 10 या 15,000 की टिप भी मिल जाती है। मैम आज के दिन वे किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देते हैं और कहते हैं कि उनके इस करीबी की आत्मा को शांति मिले, ऐसी दुआएं दो। नैना, मयंक जी हमें आपसे बात करनी है। मयंक, आज वक्त नहीं है, कल बात करते हैं। नैना, नहीं हमें आज ही बात नहीं है। मयंक, ठीक है रात को कमरे में बात कर लेंगे। नैना, नहीं बिल्कुल नहीं, उस टॉर्चर को सहने के बाद तो बिल्कुल नहीं। मयंक, ठीक है फिर स्टडी रूम में बात कर लेंगे। नैना, प्रोमिस। मयंक, प्रोमिस। नैना, पक्का बात करेंगे न आप? मयंक, हाँ बिल्कुल। यह सब बोलकर मयंक वहां से चला गया। मयंक आज के दिन काफी परेशान था। मयंक, नेखा फंस गया, मैं आज के दिन में किसी को मना भी तो नहीं कर सकता, कहीं वो मुझसे तलाक न मांग ले। रात का वक्त, मयंक के स्टडी रूम के सामने। नैना, हमें अंदर जाने दे, 12 बजने वाले हैं। कुणाल, आप नहीं जा सकती है सर, किसी जरूरी मीटिंग में बिजी। 12। कुणाल यह सब कुछ कह ही रहा था कि नैना जबरदस्ती अंदर चली गई। कुणाल, सॉरी सर, मैंने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की पर यह नहीं मानी। मयंक ने कुणाल को जाने का इशारा किया तो कुणाल बाहर चला गया। मयंक पूरी तरह से नशे में धुत था। तलाक, मर्थक ने अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, क्या चाहिए तुम्हें? नैना ने न में सिर हिला दिया तो मयंक उसे ध्यान से हैरान होकर देखने लगा। मयंक, फिर क्या चाहिए तुम्हें? पैसे और एक शानो शौकत से भरी एक खुशहाल जिंदगी। नैना, नहीं बस आप वादा करेंगे जो मैं आपसे कहूंगी उस पर आप गुस्सा नहीं होंगे? मयंक, ठीक है। नैना, बहुत दिनों से हिम्मत जुटा रही हूँ, कुछ बताना चाहती हूँ। मैं आपसे मिली, मैंने आपको थप्पड़ मारा, फिर आपने उसका मुझसे बदला लिया। मैंने आपसे शादी के लिए मना कर दिया तो क्या गलत कर दिया? अब आप ही सोचो, अगर कोई शख्स किसी लड़की के साथ बदतमीजी करता है तो क्या वह लड़की उसी से शादी के लिए मान जाएगी? आपने शादी की और वह भी जबरदस्ती। फिर से शादी की और यह कहकर छोड़ दिया कि आप मुझे अपनी पत्नी नहीं मानते हैं, मैं आपकी पत्नी बनने के लायक नहीं हूँ। फिर कुछ दिन बाद घर पर भी लाए और वह भी जबरदस्ती। आपने बिल्कुल उस टीचर की तरह है जो एक स्टूडेंट को सेलेक्ट करते हैं और फिर वह सोच लेता है कि नहीं, वह स्टूडेंट कभी भी आगे बढ़ ही नहीं सकता है अपनी पूरी जिंदगी में। फिर ना वो चाहे कोई कुछ भी कर ले, चाहे कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन उस टीचर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप भी बिल्कुल उसी तरह मेरे साथ कर रहे हैं। मैंने कितनी बार कोशिश की है हमारे रिश्ते को बचाने की, पर आप पाते कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मयंक, मेरी बात तो। नैना, नहीं आज हमें बोलने दे, फिर चाहे कितना भी गुस्सा कर लीजिएगा और डांट भी लीजिएगा। आपने हमें वो पंचिंग बैग बना लिया है, चाहे जैसा भी गुस्सा हो मुझ पर उतरेगा, लेकिन इस पंचिंग बैग को भी तकलीफ होती है मयंक जी। तकलीफ होती है और बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। क्यों हम कभी भी नॉर्मल लाइफ पार्टनर की तरह नहीं रह सकते? पता है हमें कि आप हमें पत्नी नहीं मानते हैं, तो इज्जत नहीं देना चाहते तो मत दीजिए इज्जत, पर हम एक सुकून की लाइफ तो जी सकते हैं, या वो भी नहीं। आज नैना के दिल में जो भी बातें थी मैं वह सब कह चुकी थी। उसके नाम गालों पर आंसुओं से भीग गए थे। मयंक, बैठो। नैना मयंक के कहने पर वहां पर बैठ गई। मयंक, क्या लगता है कि तुम्हें कि मैंने तुमसे शादी इसलिए की है क्योंकि तुम मेरी फैमिली की पसंद हो? मयंक ने हंसकर कहा, नहीं नहीं नैना, काश कि तुम केवल मुझसे प्यार करती। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि क्या कुछ नहीं कर जाता मैं तुम्हारे लिए।
तुम्हें पता है कि मुझे पहली मोहब्बत के नाम से नफरत है, क्योंकि इसी पहली मोहब्बत ने मेरे बचपन को छीना था। तुम्हें लगता है कि मुझे यह शानो शौकत सब कुछ थाली में परोस कर मिला है, क्योंकि उस औरत को भी पहली मोहब्बत हुई थी, पर वह मेरा बाप नहीं था। उसने मुझे जन्म दिया और छोड़कर चली गई। मैं 15 साल का था और मेरी बहन 10 साल की थी और दूसरी बहन 8 की थी। तुम औरतों न अपनी पहली मोहब्बत को नहीं भूलती। मेरी माँ ने मुझे और मेरी बहन को मुड़कर नहीं देखा। मेरा बाप समाज के तानों को सुन सुनकर थक चुका था। जब मेरे बाप को यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ तो एक दिन उन्होंने जहर खा लिया, पर जाते जाते एक बात बता गए कि मोहब्बत उससे करना जो सिर्फ मेरे लिए पागल हो। मेरी 10 साल की बहन को सांस फूलने की बीमारी थी, पर मेरे पास पैसे नहीं थे और तो और रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया था। 13 साल पहले एक 15 साल का बच्चा और एक औरत से कुछ कह रहा था, बस थोड़े से पैसे दे दो वरना मेरी बहन मर जाएगी। प्रेजेंट डे। औरत, तेरी बहन मर जाए तो ही अच्छा है, वरना क्या पता बड़ी होकर अपनी माँ जैसी निकले। मेरी बहन ने मेरी गोद में अपनी जान दे दी और माँ ही सदमे में जा चुकी थी, हमेशा शांत रहती थी। मेरे पापा धीरज ने मरते वक्त तुम्हारे पापा और रजत के बारे में बताया था और तुम्हारे साथ किए गए रिश्ते के बारे में बताया था। और उस वक्त तुम्हारे पापा और रजत पापा मुझे लेने आए थे। मैंने कहा था कि मैं गाँव आऊंगा और उन्हें ही अपना ससुर बनाऊंगा। मैं रजत पापा और राधा माँ के साथ रहता था। मैंने एक वेटर की जॉब करके इस बिजनेस को खड़ा किया है, पर मुझे क्या पता था कि मुझे भी सुलेखा जैसी ही बीवी मिल जाएगी। मैंने आज तक तुम्हारे हर छोटे बड़े फैसले लिए हैं। तुम क्या खाओगी, क्या पहनोगी, कब सोओगी और कब उठेगी। आज से यह सारे फैसले तुम्हारे हुए। लेकिन हाँ, अगर मैं नहीं तो कोई नहीं, कोई भी शख्स तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकना चाहिए, वरना तुम्हारा क्या होगा यह तुम अच्छे से जानती हो। मयंक, मेरा बाप सुलेखा से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसकी खुशी के लिए उसके पहले प्यार के पास जाने दिया, और मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हें तुम्हारी या किसी और की खुशी के लिए नहीं जाने दे सकता हूँ। बहुत दूर रहने की कोशिश की है मैंने तुमसे, वह 1 महीने 1 साल लग रहे थे, लेकिन मेरा दिल मेरे दिमाग पर काबू नहीं पा सकता। कैसे भूल जाऊं कि तुम मुझसे नहीं, उस डॉक्टर से प्यार करती हो। एक दिन तुम भी वही करोगी मेरे साथ जो सुलेखा ने मेरे बाप के साथ किया था। पता है तुम्हें, जब पहली बार देखा था तभी तुम कहीं इस दिल में खटकने लगी थी। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि मोहब्बत हो गई है तुमसे। कभी मेरी नज़र से खुद को देखोगी तो तुम्हें खुद की नज़र लग जाएगी, लेकिन मेरी नैना मेरे सामने किसी और की होती चली गई। मैं सुलगता था अंदर से तुम दोनों को साथ देखकर। बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी, पर तुमने कभी मेरे प्यार को समझा ही नहीं। नैना, तुम औरतें एक जैसी होती है, तुम औरतों को पहली मोहब्बत के अलावा कुछ और दिखता ही नहीं है। सुलेखा ने मुझे जन्म दिया था, शायद इस वजह से मैंने उसे छोड़ दिया, वरना वह कब का मेरे हाथों मर गई होती, पर थी तो मेरी माँ ही। लेकिन मुझे नहीं लगता कि माँ क्या ऐसी होती है, अपने मरते हुए बच्चों को छोड़कर अमीरी में ऐश करने जाए। तो नफरत है मुझे इस नाम से। मुझे कैसे भूल सकता हूँ मैं उस वक्त को जब मेरी बहन मानुषी ने दम तोड़ दिया था। यह सब बोलते हुए मयंक की आंखों में आंसू आ गए थे। नैना, आप माँ शब्द से ऐसे कैसे नफरत कर सकते हैं? राधा माँ भी तो माँ है ना। तुम्हें पता है, माँ ही वह जान है मेरी। मयंक, शायद उन्हीं की वजह से मुझे माँ का प्यार समझ आया है, और माँ ही को भी, फिर भी माँ ही कहीं ना कहीं उदास रहती है। और तुम भी यह बात याद रखना, तुम्हारे आसपास जो भी भटकता है उससे दूर रहो, वरना इस बार तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारे और उस शख्स के साथ क्या होगा। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा खुद से दूर कभी भी तुम्हें। मयंक यह सब बड़बड़ाते हुए सो गया।
नैना ने देखा कि मयंक सो चुका है तो धीरे से उसके पास गई और जिस सोफे पर वह सोया हुआ था उसी पर अच्छे से लेटा दिया। उसके पैरों से जूते और मोजे निकालकर साइड में रख दिए। एक कपड़े से उसकी शराब की बोतल को साइड में रख दिया। फिर अपने दुपट्टे से उसके चेहरे पर धुलक आए आंसुओं को पूछा और पतली सी चादर ओढ़ाकर लाइट ऑफ करके सोने चली गई। वो जैसे ही बिस्तर पर लेटी तो उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसके कानों में मयंक की कही बातें गूंज रही थी। सुबह का वक्त। मयंक उठा, तुम खुद को स्टडी रूम में पाया। वो खुद को स्टडी रूम में देखकर बहुत ज्यादा हैरान था। मयंक, क्या है यह सब? क्या हुआ था कल? कहीं मैंने नैना को सब कुछ बता तो नहीं दिया था? कुणाल कुणाल कुशनाल, हाँ सर। मयंक, क्या हुआ था कल? कुणाल, पता नहीं सर, आपने मुझे बाहर भेज दिया था। नैना उठी तो देखा कि कमरे में आवाज हो रही थी। वह अंदर गई तो देखा कि मयंक कमरे की सारी चीजें तोड़ रहा था। नैना, ये क्या कर रहे हैं आप? मयंक ने जैसे ही नैना को देखा तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। मयंक, कल मैंने तुम्हें क्या बताया था? नैना, अपना अतीत बताया था आपने, पर आपको भी समझना होगा कि सब एक जैसे नहीं होते हैं। मयंक यह सब सुनकर गुस्से में वहां से चला गया। नैना में रूम साफ किया और तैयार होकर बाहर आई। माही, गुड मॉर्निंग भाभी। नैना ने माही को गले लगाते हुए कहा, आपने कुछ खाया? माही ने मासूमियत से न में हिला दिया। नैना माही को डाइनिंग टेबल के पास रखी कुर्सी पर बैठा दिया और उसके लिए नाश्ता ले आई। दिन बीतते गए। अमन नैना से लाख बात करने की कोशिश करता था पर नैना उससे दूर रहने लगी थी। पढ़ाई और घर के काम और सबको, खासकर माही को खुश रखने की कोशिश करने में ही उसका सारा दिन बीतता था। मयंक भी अब नैना से दूर रहने लगा था। नैना मयंक को बदलना तो चाहती थी पर उसके गुस्से के बारे में सोचकर डर जाती थी। वक्त बदलने के साथ साथ मयंक और भी खूंखार होता जा रहा था। एक मयंक का स्टडी रूम। कुणाल, सर वो लड़का। मयंक, उसके लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया है मैंने। कॉलेज। आज मैना को कॉलेज से निकलते हुए देर हो गई थी। वो हॉल से जा रही थी कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ा और एक रूम में ले गया। नैना, छोड़ो मुझे। नैना ने देखा कि वह कोई और नहीं अमन था। अमन, हो क्या गया है तुम्हें? क्यों दूर रहने लगी हो मुझसे? क्यों नहीं बात करती हो मुझसे? अब तुम क्यों डरी हुई सी रहती हो? तुम किसका खौफ है तुम्हारे अंदर? बताओ नैना, बताओ। नैना, प्लीज अमन, हमें जाने दे। अमन, मुझे सच सुनना है, बोलो नैना, कौन है वह? नैना, मैं तुमसे दूर इसलिए रहती हूँ क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। वह मार देगा तुम्हें। अमन, कौन है वो? अगर कोई तुम्हें परेशान करता है तो हम कुछ करेंगे, पुलिस की हेल्प लेंगे। नैना, पुलिस उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है, कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर मेरी खुशी चाहते हो तुम दूर रहो मुझसे। अमन ने कुछ कहना चाहा तो नैना ने उसे अपनी कसम दे दी। गेट के पास नैना खड़ी होकर कार का इंतजार कर रही थी। अभी थोड़ी दूर पर अमन अपने घर की तरफ जा रहा था और नैना उसे जाते हुए देख रही थी। तभी अमन के पास आकर कुछ गाड़ियां रुकी। उसमें से कुछ आदमी निकले और अमन को मारने लगे। बारिश भी शुरू हो चुकी थी। तभी एक कार रुकी और एक आदमी सफेद शर्ट और ब्लैक कोट पैंट में निकला। कौन है ये शख्स? क्यों मार रहे हैं यह सब अमन को? क्या बदल पाएगी नैना मयंक को? जाने के लिए पढ़ते रहिए फोर्सफुली मैरिज। जुड़े रहे, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें।